नमस्कार। चलिए आज वक्त में एक लंबा सफर करते हैं, इतिहास की किताबों से भी बहुत बहुत पीछे। एक ऐसी दुनिया में जो हड़प्पा या वैदिक काल से भी लाखों साल पुरानी थी। आज हम उन पहले इंसानों की कहानी जानेंगे जिन्होंने इस जमीन पर, भारत की जमीन पर अपना पहला कदम रखा था। तो सवाल ये है कि आखिर वो थे कौन, भारत में वो आए कब और कहाँ से? क्या सच में वही थे भारत के पहले इंसान? और क्या क्या उन्हीं के वंशजों ने आगे चलकर हड़प्पा जैसी एक रहस्यमयी और इतनी एडवांस्ड सभ्यता को जन्म दिया? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर को शुरू करने के लिए ये टाइमलाइन हमारी गाइड होगी। देखिए, हमारी कहानी कोई 1000-2000 साल पुरानी नहीं, बल्कि करोड़ों साल पहले शुरू होती है, जब भारत एक द्वीप हुआ करता था। और ये सफर हमें सीधे दुनिया की पहली स्मार्ट सिटीज में से एक तक ले जाएगा। लाखों सालों तक आज जिसे हम भारत कहते हैं, वो जमीन समंदर में तैरता हुआ एक अकेला द्वीप था। और फिर एक जबरदस्त टक्कर हुई। ये द्वीप सीधा यूरेशियन प्लेट से जा टकराया और इसी टक्कर से दुनिया की सबसे ऊंची दीवार यानी हिमालय का जन्म हुआ। हिमालय ने मानसूनी हवाओं को रोक लिया और भारत की सूखी जमीन पर पहली बार बारिश हुई। और देखते ही देखते ये जमीन एक हरे भरे स्वर्ग में बदल गई। पर ये एक अलग ही दुनिया थी। मतलब यहाँ इंसानों का नहीं, बल्कि समझिए कि दानवों का राज था। जंगलों में घूमते थे स्टेगोडॉन, विशालकाय हाथी जिनके दांत 10-10 फीट लंबे होते थे। नदियों में तैरते थे हेक्साप्रोटोडॉन, ट्रक के साइज के दरियाई घोड़े। ये ताकतवरों की दुनिया थी और इंसानों के आने के लिए स्टेज अब पूरी तरह तैयार था। और फिर करीब 15 से 20 लाख साल पहले पहले इंसान आए। पर एक मिनट, वो हम जैसे होमो सेपियंस नहीं थे। वो एक पुरानी प्रजाति थी, होमो इरेक्टस। ये वो पहले इंसान थे जो खाने की तलाश में अफ्रीका से बाहर निकले और भारत की धरती पर पहुंचे। अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं। चेन्नई के पास एक जगह है अतिरमपक्कम। वहां वैज्ञानिकों को 1.5 मिलियन यानी 15 लाख साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। और 1982 में मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में एक इंसानी पूर्वज की खोपड़ी मिली जिसे नाम दिया गया नर्मदा मानव। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। ये शुरुआती लोग हमसे बहुत अलग थे। सोचिए, छोटा माथा पर एक बेहद ताकतवर जबड़ा और किसी एथलीट जैसी बॉडी। उनका मेन हथियार था एक भारी भरकम पत्थर का हैंड एक्स, जिससे वो उन बड़े बड़े हाथियों और दरियाई घोड़ों का शिकार करते थे। मतलब वो ताकत के लिए बने थे, दिमाग के लिए नहीं। लाखों सालों तक होमो इरेक्टस ने भारत पर राज किया। उन्हें लगा होगा कि उनका ये राज हमेशा चलेगा, पर उन्हें क्या पता था कि हजारों मील दूर कुदरत एक ऐसा कहर तैयार कर रही थी जो उनकी पूरी दुनिया को राख में मिलाने वाला था। इंडोनेशिया में टोबा नाम का एक सुपर वॉल्केनो फट गया। और ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, ये इतना बड़ा था कि भारत का नीला आसमान काला हो गया और दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। फिर आसमान से गिरने लगी सफ़ेद मौत। ये बर्फ नहीं थी, ये ज्वालामुखी की राख थी। इस एक घटना ने पूरे भारत को एक तरह के न्यूक्लियर विंटर में धकेल दिया। और देखिए किस्मत का खेल, जो चीज़ें उनकी सबसे बड़ी ताकत थीं, उनका बड़ा शरीर और उनके भारी हथियार, वही उनकी मौत का कारण बन गईं। जब दुनिया रातों रात बदल गई तो उनके बड़े शरीर को ज्यादा खाना चाहिए था, जो अब था ही नहीं। उनके भारी हथियार छोटे और तेज जानवरों के सामने किसी काम के नहीं रहे। उनमें भविष्य के लिए प्लानिंग करने की क्षमता नहीं थी और धीरे धीरे भूख और ठंड ने उन्हें इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दिया। तो होमो इरेक्टस की कहानी का तो दी एंड हो गया, लेकिन इस तबाही ने भारत की कहानी का एक चैप्टर बंद तो किया, पर साथ ही एक नए चैप्टर के लिए स्टेज भी तैयार कर दिया। एक नई प्रजाति यानी हमारे अपने पूर्वजों के लिए रास्ता अब साफ था। ये अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। टोबा का असर अफ्रीका तक भी पहुंचा था। जंगल सूख रहे थे और हमारे पूर्वज होमो सेपियंस वहां मुश्किल में थे। उनका अपना घर ही अब उन्हें पाल नहीं पा रहा था। और तब भूख ने उन्हें इंसानियत के इतिहास का शायद सबसे बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया, अपना घर अफ्रीका छोड़ने का। उन्होंने बस सूखी लकड़ियों से बनी छोटी छोटी नावों पर लाल सागर को पार करने का खतरा मोल लिया। जो बच गए वो अरब के तट पर पहुंचे। अब रेगिस्तान से तो जा नहीं सकते थे, तो वो समंदर के किनारे किनारे चलते रहे,
ये कोई 1-2 हफ्ते का सफर नहीं था। ये पीढ़ियों तक चला, जब तक कि उनके वंशज भारत की दहलीज पर नहीं पहुंच गए। लगभग 65,000 साल पहले होमो सेपियंस एक ऐसे भारत में पहुंचे जो टोबा की राख से दोबारा जिंदा हो चुका था। लेकिन ये नया स्वर्ग भी उनकी एक बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाला था। भारत के घने जंगल अफ्रीका के खुले मैदानों से कहीं ज्यादा अलग और खतरनाक थे। अफ्रीका के खुले मैदानों में दुश्मन दूर से दिख जाता था, पर यहाँ तो हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी हो सकती थी। बड़े बड़े हाथी, खूंखार बाघ। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे पूर्वज इस अनजान जंगल में जिंदा कैसे बचे? तो वो कैसे बचे? उनकी कामयाबी का राज सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिमाग और समाज था। भीमबेटका जैसी गुफाएं उनका पहला किला बनी। आग सिर्फ गर्मी नहीं देती थी, वो रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने ये सीखा कि अकेला शिकारी खुद शिकार बन जाता है, लेकिन अगर साथ मिलकर रहें तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अब भारत के जानवर काफी तेज थे, तो पुराने भारी हथियार यहाँ काम नहीं आने वाले थे। इसलिए उन्होंने एक टेक्निकल रेवोल्यूशन किया। उन्होंने बनाए माइक्रोलिथ, इंच भर के छोटे ब्लेड जैसे पैने पत्थर। समझिए, ये उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। इन्हें लकड़ी या हड्डी में लगाकर उन्होंने भाले और तीर कमान बनाए, जिससे वो दूर से ही तेज जानवरों का शिकार कर सकते थे। लेकिन वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो सोच रहे थे, महसूस कर रहे थे। भीमबेटका की गुफाओं में मिली पेंटिंग्स, शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों से बने गहने और उत्तर प्रदेश में मिली कब्रें, जहां मुर्दों के साथ उनके औजार और गहने भी दफनाए गए थे, ये सब दिखाता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में, यानी आफ्टर लाइफ में यकीन करने लगे थे। शायद ये धर्म की पहली आहट थी। हजारों सालों तक सरवाइव करने के बाद अब इंसानियत एक ऐसी छलांग लगाने वाली थी जो सब कुछ बदल कर रख देगी। गुफाओं में रहने वाले शिकारी अब दुनिया के पहले स्मार्ट सिटीज बनाने वाले थे। करीब 9,000 साल पहले किसी को ये समझ आया कि खाने के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उसे उगाया भी जा सकता है। और बस शिकारी अब किसान बन गया। नदियों के किनारे गांव बसने लगे और यही गांव वक्त के साथ कस्बों और फिर शहरों में बदल गए। और यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो आज भी दिमाग को हैरान कर देता है। 5,000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से में अंधेरा था, यहाँ के लोगों ने ऐसे शहर बनाए जो लगते थे जैसे भविष्य से आए हों। सोचिए, एकदम सीधी 90 डिग्री पर कटती सड़कें, पूरी सभ्यता में एक ही साइज की ईंटें और जमीन के नीचे ढकी हुई नालियों का ऐसा नेटवर्क जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर दे। पर हर महान सभ्यता की तरह सिंधु घाटी का भी अंत हुआ। लोग पूरब की ओर गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ने लगे और बस यहीं से हमारा इतिहास एक रहस्यमयी मोड़ लेता है, जहां आर्कियोलॉजी और हमारे महाकाव्य एक दूसरे से मिलने लगते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सिनौली में हुई खुदाई ने इतिहासकारों को सच में चौंका दिया है। जमीन के नीचे से शाही रथ मिले हैं और ऐसी तलवारें मिली हैं जो हूबहू वैसी ही लगती हैं जैसी हम महाभारत की कहानियों में पढ़ते और सुनते आए हैं। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी है, या ये हजारों साल पहले हुए किसी असली युद्ध की एक धुंधली सी याद है? शायद इतिहास और मिथकों के बीच की जो लाइन है वो उतनी सीधी है ही नहीं जितना हम समझते हैं। हमारी आज की खोज यहीं खत्म होती है, लेकिन कहानी हमेशा जारी रहती है।